सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 90 पैसे का हो गया है। रुपए पर प्रेशर बरकरार है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 90 पैसे का हो गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताएगा, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ क्या सूरत हाल देखी गई? पहले की बात करें तो दरामदी बिल था जुलाई में, वो बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पाकिस्तान जो इम्पोर्ट करता है उसका बिल बढ़ा है, उसकी अदायगी है जिस पर रुपये का दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक की बात करें तो आज एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा हो गया है और 163 रुपये 90 पैसे पर पहुँच गया। साथ ही इंटरबैंक के साथ ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर करेंसी के रेट में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे बढ़ के 164 रुपये 10 पैसे पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में यूरो भी 50 पैसे महंगा हो गया 193 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 50 पैसे बढ़कर 227 रुपये 50 पैसे पर की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट ये कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से इम्पोर्ट करता है, उसकी वजह से दरामदी उनका बिल भी बढ़ रहा है। साथ में अशिया भी महंगी हुई क्योंकि $1 अगर महंगा होता है उसका इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से दरामदी बिल बढ़ता है, इजाफी पैसे देने पड़ते हैं जिससे महंगाई की रफ्तार भी बढ़ती है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया। इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 163 रुपये 90 पैसे का हो गया है और इसके साथ साथ कर्ज़ों के बोझ में भी इजाफा हो गया है। रुपए पर प्रेशर बरकरार है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर मज़ीद महंगा हो गया जबकि यूरो और पाउंड की कदर में भी इजाफा हुआ है और ये 50-50 पैसे महंगे हो गए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर की ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी रहा और डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 164 रुपये 10 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 164 रुपये 10 पैसे का है और 45 पैसे की इसकी कदर में इजाफा हुआ है। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, मज़ीद 45 पैसे महंगा हो गया और जैसे ही डॉलर महंगा होता है तो कर्ज़ों के बोझ में भी पाकिस्तान पर जो कर्ज़े हैं उसमें इजाफा हो जाता है। किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? लेकिन बात ये कि आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा ही कि कराची में लॉकडाउन था पिछले 9 दिनों। तो अब आज पहला दिन था लॉकडाउन के बाद जो बाकायदा तौर पे दफ्तर वगैरह खुले हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे कारोबारी जो जोड़िया बाज़ार इम्पोर्टर्स जो बैठे हुए अलग अलग जगह, तो जब वो आए तो उनकी जो है बैंक की बहुत सारी पेमेंट, इम्पोर्ट बिल वगैरह सारा कुछ होता है, LCs वगैरह। तो आज हमने आज के दिन में जो 45 पैसे बढ़ना है उसको हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये प्रेशर मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये 1 या 2 दिन का है क्योंकि लोगों ने पेमेंट करनी थी तो फिर तो ये लॉकडाउन एक बुनियादी वजह थी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो रुपए की बेकदरी हुई है ये इसकी एक बुनियादी वजह हमारा दरामदी बिल का एक साथ बढ़ जाना और आलमी मार्केट में कीमतों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होना है। तो स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है, स्टेट बैंक ये कहता है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई जो है उसके हिसाब से रेट तयन होगा। तो अभी तक तो स्टेट बैंक की नज़र में यही है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है। जिस दिन वो होगी तो स्टेट बैंक बराह रास्त जो है रेट करेगा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से रुपए की बेकदरी जो है हमने देखा है कि पिछले 1.5 महीने से। ठीक है मुज़म्मिल साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुपए की बेकदरी का सिलसिला हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी जारी रहा और डॉलर मज़ीद महंगा हो गया और यकीनी तौर पर दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ जब डॉलर महंगा हुआ है। आने वाले कारोबारी दिनों में क्या हालात देख रहे हैं आप? देखो जी, ये सबसे जो रुपया गिरने की और डॉलर बढ़ने की वजह बनी है वो है एमनेस्टी स्कीम थी जो कि हुकूमत ने मार्च 2020 में दी थी पाकिस्तान की मैशत को संभालने के लिए और रुपये को मजबूत करने के लिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी कारोबार करेगा उस पर
कोई पूछ कुछ नहीं होगी, सोर्स नहीं पूछा जाएगा और टैक्स भी कम कर दिए थे। वो 30 जून 21 को खत्म यूं ही हुई। उस दिन डॉलर का रेट 157 था और उसके बाद बढ़ के आज 164 हो गया। तो उसकी बुनियादी 7 रुपये बढ़ने की वजह ये थी कि रोजाना लोग जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वर्कर रेमिटेंस के जरिए और यहाँ लोकल जो उनकी फैमिलियाँ थी या फिर जिन लोगों ने अपने पैसे घरों में या लॉकरों में रखे हुए थे वो अब निकाल के 5 से 10 मिलियन डॉलर डेली आके सेल कर रहे थे और वर्कर रेमिटेंस के जरिए आ रहे थे। तो वो सप्लाई कम हो गई है फिलहाल। तो हुकूमत ने पूरी कोशिश करी कि IMF से जो है ये दोबारा दिसंबर तक एक्सटेंड करें और उसमें आबाद ने भी और तमाम इंडस्ट्री के लोगों ने मुतालबा किया कि 500 कंपनी इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट तैयार पड़ी है। अगर हुकूमत इसको अलाउ करती है तो क्योंकि ये सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज इसमें ज्यादा आ रहा था लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये अगर कामयाब हो जाती है तो डॉलर का रेट आप देखेंगे दोबारा वापस गिर जाएगा। अगर हुकूमत IMF बनाने में नाकाम रहती है फिर इस पर प्रेशर रहेगा। और इसके अलावा हुकूमत जो है आपने पढ़ा होगा तकरीबन 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने जा रही है अगले 5 माह में। तो उसमें उस वैक्सीन के लिए $2 अरब की जरूरत है। उनके भी डेली 4 से 5 मिलियन डॉलर की उनकी इन्वाइसें बन रही हैं। इस तरह इम्पोर्टर वो भी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से और डेल्टा वायरस की तरह से खोलते है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा न हो के लंबा लॉकडाउन हो जाए तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़े। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्टर की डिमांड है कि डॉलर की रेट में रहे ताकि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले। ये सारी वजूहत की बुनियाद पर डॉलर का रेट बढ़े और डॉलर का रेट अगर कम करना है तो हुकूमत को जो है वो यही इक़दाम करने हुए कि वक्ती तौर पर जो सबसे ज्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट है और लोग समझते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है तो वो प्रॉपर्टी में ही कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी को एमनेस्टी देनी पड़ेगी तभी जाके रुपया कंट्रोल में होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने गैर मुस्तहिक बिजली सार्फिन की सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान बना लिया। 5 साल में मरहलावार सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन गैर मुस्तहिक होंगे। मुस्तहिक सार्फिन को सहूलियात देने की कोशिश की जाएगी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है इस सिलसिले में? देखें जी, IMF का दबाव है और वर्ल्ड बैंक का भी जो है, क्योंकि उन्होंने कर्ज देना है और सब्सिडी के हवाले से उन्होंने पहले ही हुकूमत को आगाह किया था। गैर मुस्तहिक जो बिजली सार्फिन है उनके लिए सब्सिडी में 40% कमी की तजवीज़ सामने आई है और इसके साथ बताया जा रहा है कि 142 अरब रुपए की सब्सिडी जो है इनको दी जा रही है। 3 मराहिल बताए गए हैं। घरेलू सार्फिन के लिए जो है टैरिफ स्ट्रक्चर की तश्कील नौ की भी जो है तजवीज़ सामने आई है और माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए नई कैटेगरी मुतारिफ करवाई जा रही है और मुसलसल जो 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन थे उनको अब जो है उनके लिए एक अलग सा प्रपोजल सामने आया है। ये भी बताया गया है कि जो सब्सिडी 300 जो थी उसको भी कम किया जा रहा है। तो एक बड़ी चीज़ जो है सामने आई है और नेपरा अथॉरिटी ने भी इस पर हुकूमत से सवालात किए हैं। तो अब ये हुकूमत क्या कह रही है कि अगर ये सब्सिडी जो है ये हम कम करेंगे तो इससे गर्दिशी कर्जा भी जो है वो कम होगा। लेकिन इस पर नेपरा अथॉरिटी और पावर सेक्टर के जो दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस पर जो है रिजर्वेशन सामने आ रही है। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। महंगे धागे और मार्केट में कपड़े की मांग में कमी ने लूम इंडस्ट्री में बहरान पैदा कर दिया। बहरान के बायस लूम इंडस्ट्री ने हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का फैसला कर लिया। साबिक सदर चैम्बर फैसलाबाद चौधरी नवाज का कहना है कि मुतादिद बार मसाइल से आगाह किया लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं, सिर्फ क्रेडिट का शौक है। महंगा यौन और लोकल मार्केट में कपड़े की मांग में कमी, इस वक्त दोबारा पावरलूम सेक्टर पे एक बहरान आ चुका है। 1 दिन का नागा शुरू हो चुका है। पावरलूम सेक्टर मालकान कहते हैं हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि खाली लूमों को चलाकर अपना जो है वो काम चलाया जाए। तो नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और साबका चेयरमैन है और पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन के। जो हालात हैं इस वक्त यार्न महंगा होने की वजह से ना तो हमें धागा मिल रहा है और ना आगे कपड़े की प्राइस सही मिल रही है। तो मजबूरन हम ये अब सोच रहे हैं कि 24 घंटे का नागा करें 1 हफ्ते में और ये सेक्टर वाइज होगा। सब सेक्टर हफ्ते में 1-1 दिन नागा करेंगे और अगर हालात बेहतर ना हुए तो हम सोच रहे हैं कि शायद इसको 2 दिन पे ले जाएं। ना हमें मज़दूरों के लिए पैसे मिल रहे हैं। आखिरी जो तनख्वाह दी है ये बड़ी मुश्किल से दी है। बाज़ार बिल्कुल डेड है। लोकल बिल्कुल ना बाइंग सेल हो रही है ना कोई उसकी सर्कुलेशन हो रही है। सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वज़ीर मशीर तजारत, उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई पॉलिसी ऐसी लाएँ कि यार्न की प्राइस जो है नीचे आए ताकि ये जो दावे करती थी गवर्नमेंट के हमने अब मजदूर नहीं मिल रहा, अब काम नहीं मिलेगा मजदूर को, जो आगे हालात जा रहे हैं।
जो आगे हालात जा रहे हैं, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, जिसके बुनियाद के ऊपर जो मजदूर है इस वक्त शदीद कर्ब के अंदर शिकार भी होगा कि आने वाले दिन किस हद तक होंगे। महंगाई का तूफान है और दिहाड़ी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अफगान पुलिस अफसर को मुबैना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा का इंकशाफ हुआ है। सेनेटर तलहा महमूद ने अफगान अफसर को शनाख्ती कार्ड जारी किए जाने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, ये क्या मामला सामने आया है? आज बिल्कुल इंतहाई अहम नौयत का और संगीन मामला आज सेनेटर तलहा महमूद की जानिब से उठाया गया। सेनेट की सब कमेटी बराए दाखिला का इजलास था, जिसमें चेयरमैन नादरा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करने के लिए आज हाजिर हुए थे। लेकिन सेनेटर तलहा महमूद ने रिपोर्ट पेश करने से पहले ही इंकशाफ किया कि मेरे पास तमाम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अफगान पुलिस ऑफिसर को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड का इजरा किया गया, जिस पर चेयरमैन जो नादरा है वो जवाब दें। साथ ही साथ सेनेटर तलहा महमूद ने ये भी इंकशाफ किया और इल्ज़ाम आयद किया कि नादरा के सीनियर अफसर ने F10 में एक घर के अंदर बैठकर ब्लॉक शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक किया और 45 शनाख्ती कार्ड में फीकस 10 लाख रुपए वसूल किए, जिस पर 4.5 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर उसने जो रिश्वत वसूल की, इस पर तहकीकात की जरूरत है। साथ ही साथ सेनेटर तलहा महमूद ने यह भी इल्जाम किया कि मुबैना तौर पर अलकायदा के लोगों को भी शनाख्ती कार्ड का इजरा किया गया। आप अपने सिस्टम में तो शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड जो शहरी हैं वो लेकर फिर रहे हैं, जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। चेयरमैन नादरा ने सेनेटर तलहा महमूद के तमाम तर सवालात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर नादरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान के तमाम शनाख्ती कार्ड का असर नौ जायजा लेने की तैयारी की जा रही है। इस पर तकरीबन 87 अफसरान को जाली शनाख्ती कार्ड केस में जो मुलविस किए गए थे, उनमें मुतअद्दिद को फारिग कर दिया गया है और मुतअद्दिद की इंटरनल इंक्वायरी चलाई जा रही है और दीगर केसेस FIA को भिजवा दिए गए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन नादरा ने यह भी जवाब दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड का असर नौ जायजा। बहुत शुक्रिया सऊद अपडेट करने के लिए। और नादरा में 8000 से ज़्यादा ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स को दोबारा एक्टिव करने के मामले पर वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला कर लिया। कोई भी रुकने कौमी असम्बली या सेनेटर अब ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के लिए सिफारिश नहीं कर सकेगा। अवैस कियानी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, इस ज़िमन में क्या फैसला किया गया है? देखें, लीगी दौर में जब चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त ये पॉलिसी आई थी कि जो सेनेटर है या कौमी असम्बली है वो अपने हल्के के लोगों के जो है वो सिफारिश कर सकते हैं और नादरा को ये प्रपोज कर सकते हैं कि वो जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड है वो अनब्लॉक करें। इस सिलसिले में 8000 से जायद जो ब्लॉक कार्ड थे उनको अनब्लॉक किया गया और यही वजह थी कि इसी में से ऐसे जो अफगानी थे जिनको गैर कानूनी तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड जो है उनके बने, उनको अनब्लॉक किया गया और इस पर एक हाई लेवल की तहकीकात भी जो टीम भी जारी है, तहकीकात भी जारी है। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि कोई भी रुकने कौमी असम्बली या सेनेटर्स जो हैं वो नादरा को ये सिफारिश नहीं कर सकते कि ये अनब्लॉक किए जाएं कार्ड और इस सिलसिले में रूल्स जो हैं बनाने के अहकामात भी जारी हो चुके हैं और जो दीगर जो 10 जो इससे ज़्यादा जो अफसरान और एहलकार हैं नादरा के वो भी इस केस में जो है FIA की तहवीज़ में है। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 21 में तरक्की के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स लाजमी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कोर्स के लिए नामजद 2 अफसरों के नाम वापस ले लिए हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस काजी जमीलुर रहमान की नामजदगी मनसूख कर दी गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, कौन कौन से अफसरान हैं जिनके नाम वापस लिए गए हैं और मजीद हिकमत अमली क्या है? देखिए, इंतहाई अहमियत हामिल होता है ये नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होता है। ग्रेड 21 में तरक्की के लिए ये लाजमी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सवाले से अफसरान को पहले से नामजद कर रखा है। आज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कोर्स के लिए 2 जो नामजद किए गए अहम तरीन अफसरान थे उनकी नामजदगियाँ मनसूख कर दी हैं। इन अफसरान में IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की नामजदगी मनसूख की गई है और डायरेक्टर जनरल नेक्टा इस्लामाबाद डॉक्टर तारिक चौहान की नामजदगी को मनसूख किया गया है। यही बताना चलूँ कि कोर्स जो है वो रवां माह 16 अगस्त से शुरू होगा और 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। जो नामजदगियाँ मनसूख की गई हैं इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के नाम रास्ता तहरीर कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शंस हैं, अपील करें या सियासी पनाह लें। उनका कहना था कि ख़त्ते में क्या होने वाला है अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही। भारत और इसराइल हमारे अमन व अमान से खेलना चाहते हैं।
और कराची की तारीख के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। बैंक मुलाजमीन ने असली सोना दिखाकर नकली सोने पर दूसरी ब्रांच से 20 करोड़ कर्ज लिया। फ्रॉड की रकम 55 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ तक पहुंच गई है। मुलजिमों का तरीका वारदात क्या था और फ्रॉड का मास्टरमाइंड कौन है, ये जानते हैं। एडिटर क्राइम सीन फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताएगा, बैंक फ्रॉड केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, कराची की तारीख का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड जिसमें 55 करोड़ रुपए जो है वो लोन हासिल किया गया, असली सोने को नकली किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन साहब। इसमें दरअसल ये एक मास्टरमाइंड थी खातून आयशा मिर्ज़ा। ये 3 अगस्त को हमारे पास जनरल मैनेजर जेएस बैंक जुल्फ़िकार आब्दी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें पता चला है कि जी शार फैसल के इलाके में उनकी बैंक की जो ब्रांच है उसमें कोई जाली सोना रख के लोन लिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन के पास आई तो हमने ये देखा कि उसमें जो उनका बैंक का अमला, एक खातून मैनेजर और एक जो गोल्ड फाइनेंस मैनेजर था वो भी इन्वॉल्व थे और इसका दीगर अमला भी इन्वॉल्व थे। मास्टरमाइंड आयशा जो मिर्ज़ा थी ये वहाँ से अपने घर से 2 थैलियाँ लेके आती थी, जिसमें एक में असल सोना होता था और दूसरी में नकली सोना। और ये बैंक में जो ब्रांच मैनेजर थी वो और ये जो गोल्ड फाइनेंस मैनेजर था अदील लतीफ़, असल सोना चेक का होता था। जो सुनार होते थे बैंक के चेक करके उसकी मालियत लगा के और उसको सील करके और साइन करके दे दिया करते थे। वो चले जाते थे, उनका काम ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद असल जो सोना होता था वो आयशा मिर्ज़ा वापस अपने पास रख लिया करती थी और जो जाली थैली लेके आती थी सोने की वो उसको अदील लतीफ़ के हवाले कर देती थी। वो अदील लतीफ़ ले जाके वो वॉल्ट में जाली सोना रख दिया करता था। यही सेम वारदात का इंकशाफ हुआ अजीज़ भट्टी की ब्रांच में। वहाँ का भी बैंक मैनेजर मंसूर, वो दूसरा जो था वो मंसूर मिर्ज़ा, वो भी उसमें इन्वॉल्व था। तो वहाँ भी इसी तरीके की ये वारदात हुई है। उसमें भी यही जाके अदील लतीफ़ जो गोल्ड फाइनेंशियल मैनेजर था वही जाके चेक करता था। इसमें हमने अभी तक तकरीबन 14 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं। तकरीबन 75 करोड़ का ये स्कैम है। इसमें मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, रिकवरी की भी उम्मीद है, मज़ीद मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार होंगे और इनके अकाउंट्स वगैरह भी जो है वो सीज़ करके जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।